दोस्तों जय हिंद, मैं हूं रवि शुक्ला। आप देख रहे हैं द न्यू भारत। जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि द न्यू भारत सिर्फ ऑनलाइन और लाइव कार्यक्रम के लिए जाना जाता है, लेकिन आज पहली बार नागपुर का सफ़र करते हुए हमने सोचा कि क्यों ना फिजिकली लोगों से मिलकर बातचीत की जाए। तो आज हम नागपुर में हैं और पिछले 10 से 15 दिनों में नागपुर का सफ़र करते हुए हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग व्यक्तियों से बातचीत की जाए। नागपुर कुछ विशिष्ट विशेषताओं के कारण पहचाना जाता है। एक तो भारत का केंद्र बिंदु, भारत का हृदय स्थल 0 माइल है, आरएसएस का मुख्यालय है, नितिन गडकरी जी जिन्हें रोडकरी के नाम से जाना जाता है वो यहाँ से आते हैं, और विशेष रूप से नागपुर संतरा नगरी के रूप में जाना जाता है। और नागपुर के भीतर विकास को लेकर अपनी अपनी राजनीति गरमाती है और हम हमेशा कहते हैं कि राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो संभावनाएं क्या हैं? क्योंकि नागपुर इस वक्त राजनीतिक सरगर्मियों से सराबोर है। नागपुर में महानगर पालिका के चुनाव की दस्तक होने वाली है। हालांकि अब तक आचार संहिता लगनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं कि नागपुर महानगर पालिका के चुनाव शायद आगे जा सकते हैं। तो क्या संभावनाएं हैं, इस विषय को बगल करते हुए आज हम बात करेंगे युवाओं के साथ में, उन युवाओं के साथ जो नागपुर को ज़मीनी स्तर से जानते हैं। मेरे साथ आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर नागपुर के युवक कांग्रेस के पदाधिकारी, और ये हमसे बात करने वाले हैं उत्तर नागपुर की मूलभूत समस्याओं के बारे में। मेरे साथ हैं सतीश पाली जी जो कि उत्तर नागपुर युवक कांग्रेस के कार्याध्यक्ष हैं। मेरे साथ में हैं आशिफ शेख जी जो कि महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव हैं। मेरे साथ हैं गौतम अंबादे जी जो कि उत्तर नागपुर अनुसूचित जाति विभाग के अध्यक्ष हैं। मेरे साथ हैं पंकज सावरकर जो कि महासचिव हैं नागपुर शहर युवक कांग्रेस में, और हमारे साथ में श्री रणवीर सिंह राणा जी जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं नागपुर उत्तर नागपुर के। और ये सभी हमारे साथ आज बात करेंगे नागपुर की हमारी मूलभूत समस्याओं की ओर। उत्तर नागपुर जिसकी अपनी एक पहचान है, विशेष पहचान कहें तो डॉक्टर नितिन राउत यहाँ से गद्दावार नेता हैं और इतने मजबूत आधार स्तंभ हैं उत्तर नागपुर के कि कहें खड़े हो जाएं और चुनाव रैलियों में ना जाएं तो भी विजयश्री पक्की है। लेकिन उनका रिकॉर्ड तोड़ा था डॉक्टर मिलिंद माने जी ने, लेकिन फिर से वे विधायक बनते हैं। इस वक्त राज्य के कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं। तो क्या उत्तर नागपुर महानगर पालिका और ऊर्जा मंत्री के संयुक्त प्रयोग के द्वारा विकास का एक मॉडल बन पाया या नहीं, बड़ा प्रश्न है। आइए बात करते हैं। सतीश जी, सबसे पहले आते हैं सतीश जी के पास में। सतीश जी जो कि कार्याध्यक्ष हैं उत्तर नागपुर युवक कांग्रेस के। सतीश जी, उत्तर नागपुर के विकास पर, उत्तर नागपुर के ओवरऑल डेवलपमेंट पर, और विशेष रूप से जैसा हमने रेखांकित किया, क्या नागपुर महानगर पालिका और ऊर्जा मंत्री, पालक मंत्री हैं आपके डॉक्टर नितिन राउत जी, दोनों के संयुक्त प्रयास से नागपुर उत्तर नागपुर के विशेष विकास मॉडल के रूप में विकसित हो पा रहा है या नहीं? सतीश जी। नमस्कार साथियों, आज हम जो विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर नागपुर का डेवलप ऐसा है कि माननीय हमारे ऊर्जा मंत्री डॉक्टर नितिन राउत जब से आमदार बने हैं, 2 बार वो आमदार रहे, मंत्री रहे, उसके बाद फिर मिलिंद माने जी आए, फिर अभी वो आमदार और मंत्री बने हैं। तो जो पिछला 5 साल था, जो बीजेपी के आमदार थे मिलिंद माने जी, उनका विकास कार्य देख लीजिए और नितिन राउत जी का विकास कार्य देख लीजिए तो आपको फ़र्क पूरा दिखेगा। भारतीय जनता पार्टी की नागपुर महानगर पालिका में सत्ता है 15 सालों से पिछले, लेकिन जो नगर सेवकों को कार्य होने चाहिए वो कार्य नहीं होते हैं। जैसे जहाँ बीजेपी के नगर सेवक है उनको पूरा ही महानगर पालिका से उनकी सत्तावन की वजह से उनका पूरा कार्य अच्छे होते हैं, लेकिन जहाँ कांग्रेस के नगर सेवक है और अन्य पार्टी के नगर सेवक है उनके कार्य में कहीं ना कहीं वो लोग अड़थड़ा निर्माण करते हैं। तो उत्तर नागपुर का जो विकास है, नितिन जी रावत एक विकास है, और वो विकास आज भी उनका तुरंत नहीं चलते आ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे उत्तर नागपुर में
चाहे वो बाजीराव साखरे लाइब्रेरी हो, अंबेडकर हॉस्पिटल हो, अभी एक नया बनने जा रहा है बाबा साहब अंबेडकर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये नितिन जी राउत की एक सोच विचार है। वैसे ही मुस्लिम समाज के लिए नितिन जी राउत ने उत्तर नागपुर में इस्लामिक कल्चर सेंटर बनाया है। तो नितिन जी राउत का एक सपना है कि उत्तर नागपुर के सभी समाज के लोगों को लेकर चलकर कार्य करने का। एक उसमें और एक है कि जैसे गुरुद्वारा जो है राव साहब ने कामठी रोड के एक ऑटोमेटिक चौक के पास एक गुरु गोविंद सिंह स्टेडियम वो भी उनने बनाया। नहीं, सभी समाज के लोग को लेकर चलने का वो कार्य करते हैं, लेकिन महानगर पालिका द्वारा जो कार्य होने चाहिए वो नहीं किए जाते उनकी तरफ से। ठीक है। सतीश पाली जी का आरोप है कि नागपुर महानगर पालिका कहीं ना कहीं उत्तर नागपुर के साथ दुर्व्यवहार करती है, परायापन करती है। विधायक यहाँ पर कांग्रेस का हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि उत्तर नागपुर हमारा अपना क्षेत्र है ही नहीं। आखिरकार उत्तर नागपुर के साथ में ये परायापन और दुर्व्यवहार जिसका आरोप उत्तर नागपुर युवक कांग्रेस के कार्याध्यक्ष सतीश पाली लगा रहे हैं वो कितना सही और कितना गलत है, इसके लिए मैं चलता हूँ आसिफ जी के पास में। कुछ मूलभूत समस्याओं से शुरू करते हैं। क्या है कि चर्चा की जब शुरुआत हो तो नागपुर महानगर पालिका बेसिक मूलभूत सुविधाओं की बात करती है। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये भारत के आम नागरिक की एक बेसिक सुविधाएं जो कि नागपुर महानगर पालिका को देना चाहिए। लेकिन किस रूप में नागपुर महानगर पालिका उत्तर नागपुर में इन चीज़ों की, इन सुख सुविधाओं की भरपाई कर पा रही है, उसे उपलब्ध करवा पा रही है या नहीं? हमारे साथ में आसिफ जी हैं। आसिफ जी, आपसे समझना चाहेंगे जो ये शिक्षा का क्षेत्र है, इस रूप में उत्तर नागपुर में नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से आपको एनएमसी की स्कूल हो गई, अन्य सुख सुविधाएं हो गई, पुस्तकालय हो गए। मूल रूप से एनएमसी की स्कूल और पुस्तकालय की स्थिति क्या है? हमने सर्वे किया, उसमें पाया कुछ चीज़ें जर्जर अवस्था में हैं। अभी भी हम एनएमसी के प्रांगण में हैं, लेकिन यहाँ पर मैं खुद थोड़ी देर पहले बाथरूम गया था। आप चाहें तो मैं बाद में आपको बाथरूम का वीडियो दिखा सकता हूँ, किस स्थिति में उसका बाथरूम है, किस प्रकार से नागपुर महानगर पालिका का प्राथमिक आरोग्य केंद्र में हम लोग खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पर बाथरूम जहाँ पर इस प्रकार के मच्छर पैदा हो रहे हैं, यदि वे काट लें तो क्या होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और मुझे देहरादून जाना है तो मैं सही सलामत जाऊँ, मुझे इसकी चिंता है। तो मैं आसिफ जी आपके पास आ रहा हूँ कि शिक्षा, एनएमसी स्कूल और पुस्तकालय, केवल ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो सीधे सीधे जुड़ते हैं। किस रूप में देखते हैं, क्या विकास है, क्या उपलब्धता है या नहीं, किस रूप में देखते हैं? नमस्कार साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर नागपुर में जैसे आपने शिक्षा और इसके बारे में बताया, तो शिक्षा और इस बारे में जैसी जो हमारी महानगर पालिका के स्कूल है, वो स्कूलों में आज भी क्या कहते बराबर छत नहीं है, टीचर नहीं है, बच्चे नहीं है। बच्चे क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई का उस तरीके से स्टोर नहीं है, बच्चों को इम्प्रूव करने का वो नहीं है। आंगनवाड़ी के जरिए जो काम होता है उस तरीके से काम नहीं किया जा रहा। महानगर पालिका एकदम शिक्षा विभाग में बोगस है। उत्तर नागपुर शहर में स्लम इलाका कहा जाता है, जिसको उत्तर नागपुर को झोपड़पट्टी स्लम इलाके के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर भी हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर नितिन राउत साहब ने उत्तर नागपुर को एक विकास के तरीके से कहते डेवलप कर रहे, जिसमें अभी तक साहब कहते मंत्री बने तो 120 करोड़ रुपए का कम से कम फंड लाके हमने यहाँ पे काम विकास के काम चालू किए। लेकिन फिर भी महानगर पालिका का महापौर यहाँ भटकता नहीं है। आज 15 साल से महानगर पालिका में सत्ता है, महानगर पालिका का महापौर यहाँ नहीं भटकता। कोई शिक्षा विभाग के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। हमारे नवा नकासा लश्करी बाग में आप आके देखिए, वहाँ पे कहते उर्दू स्कूल है, एक कहते लाइब्रेरी है, वहाँ पे इतनी खस्ता हाल में उसकी कोई देख रेख नहीं है। वहाँ पे किताबें नहीं आते, अखबार भी नहीं आते, इस तरीके से हाल है। और वहाँ पे जो अधिकारी है वो सिर्फ घर पे बैठ के पेमेंट ले रहा है, सिग्नेचर मार के। उसके ऊपर कई बार एप्लीकेशन और ध्यान आकर्षित किया गया, लेकिन महानगर पालिका सिर्फ घोटाले पे घोटाले किए जा रहे और अपने राज कर रहे। जो वादे उन्होंने किए थे, 24 बाय ताश का पानी का वादा किए थे OCW के, वो कभी नहीं कर पाए। कचरा कहते नागपुर शहर को स्वच्छ बनाएंगे, नागपुर का रैंक कितना था तो वो रैंक से नीचे आ गया है, कम से कम 21वें पायदान पे आ गया है नागपुर शहर। ऐसी बहुत सारी समस्या है जिससे नागपुर, मुझे नहीं लगता कि महानगर पालिका ने उतना अच्छा काम किया बीजेपी प्रशासन ने। ठीक है, आसिफ जी का मानना ये है कि जिस तरह का काम उत्तर नागपुर में होना चाहिए था
वो काम हुआ नहीं है। और जिस तरह से इन्होंने कहा कि नागपुर महानगर पालिका की उत्तर नागपुर के भीतर जो स्कूलें हैं उसकी जर्जर अवस्था है, छत नहीं है ऐसा आरोप लगाया आपने, शिक्षक नहीं है आपने आरोप लगाया, बच्चे नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस देश की सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं और उससे चलने वाली जो तंत्र हैं उसमें ही खामियां हैं। देश के भीतर या उत्तर नागपुर के भीतर महानगर पालिकाओं की यानी सरकारी स्कूलों की स्थिति का जर्जर होना या मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध ना होना या एडमिशन के लिए बच्चों के तरसना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न है। पानी, सड़क, इससे टैक्स वसूला जाता है, घर, इससे टैक्स वसूला जाता है। हमारे साथ में पंकज जी हैं, पंकज सावरकर, जो कि महासचिव हैं नागपुर शहर युवक कांग्रेस के। पंकज जी, नागपुर महानगर पालिका टैक्स लेते वक्त, जैसे अभी मैं सड़क से आ रहा था तो कुछ गड्ढे थे, गड्ढों में गाड़ी उचकती है, नीचे आती है। मैं लैपटॉप में काम कर रहा था, लैपटॉप को झटका लगा, दिल दुखा, कहीं लैपटॉप को कुछ हो गया तो गरीब आदमी का क्या होगा। बड़ी बेसिक चीज़ों को लेकर के हम काम कर रहे हैं और उसमें भी इकलौती चीज़ें हैं। अब ऐसे गड्ढों को और ऐसी सड़कों के लिए यदि हम हेलमेट ना पहने, हम सिग्नल तोड़ दें तो हमें फ़ाइन लगता है, लेकिन सरकार की गलती पर सरकार को कोई ना फ़ाइन लगता है ना कोई उनके ऊपर आरोप लगाता है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि टैक्स नागपुर महानगर पालिका बिंदास लेती है। टैक्स में किसी प्रकार की कोई भी, आपके यहाँ पानी नहीं आया तो भैया आज 4 दिन का आप टैक्स नहीं देंगे, आपके घर में दिक्कत है, चलो ठीक है टैक्स नहीं देंगे, इस प्रकार का कोई प्रावधान तो नहीं करती। टैक्स तो लिया जाता है, लेकिन क्या सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं पानी के रूप में, घर टैक्स के रूप में और अन्य जितने भी टैक्स नागपुर महानगर पालिका की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्या उत्तर नागपुर इन चीज़ों को लेकर के ईमानदार है या नहीं? उत्तर नागपुर के साथ और पूरे शहर के साथ एक हिसाब से बेईमानी है। पंकज जी नमस्कार शुक्ला जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपको तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आज महानगर पालिका में जो टैक्स की बात होती है, टैक्स तो ऐसा हो रहा है क्या वसूली, जो एक ब्याज वाला जो वसूली से पैसा देता है उस हिसाब से वो वसूली पे आ गए हैं, यानी महानगर पालिका। आज जो 15 साल से उनकी सरकार है, 15 साल पहले टैक्स देखोगे और टैक्स देने के लिए देती है, बिल्कुल देने के लिए जनता देती है, लेकिन उस हिसाब से उनको सुविधा नहीं मिल पाती है। जैसी आज आपने बात की है सड़कों की, सड़कों में हर एक आए दिन देखो, आप यहाँ से सीधा जाओगे बस ये रोड पर अच्छे है, बाद में वो रोड पर जाओगे तो गड्ढे पे गड्ढे मिलते ही है, और गड्ढे पे गड्ढे मिलते हैं तो उसका भुगतान महानगर पालिका ने करना चाहिए। उसकी भरपाई महानगर पालिका जो जनता से टैक्स वसूलती है वो पूरा क्लियर करने को ना। और रही बात हेलमेट और चालान की, चालान पुलिस वाले बिंदास वसूलते हैं, 500 की जगह 5000 की है। लेकिन रोड का जो हाल है, नितिन गडकरी जी जो हमारे नागपुर शहर से आते हैं केंद्रीय मंत्री, उनका रोडों का भरमार यानी कनेक्शन, यानी खुद का कनेक्शन ही है रोडों का, तो वो वसूली करते रहते हैं। पुलिस वाले भी बिंदास 5000 फाइन ठोकते हैं और रोडों की व्यवस्था बहुत गंदी चालू है। और दूसरा मुद्दा ये भी रखना चाहता मैं, महानगर पालिका जो नागपुर महानगर पालिका है वहाँ हॉस्पिटलों जो जैसी सूतिका गृह हुआ, सूतिका गृह में ये हाल है, जैसे कोई लेडीज़ डिलीवरी करने के लिए जाती है तो वहाँ सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी होती है, सीज़र के लिए उसको डागा कियो मेयो में भेजना पड़ता है। और वहाँ जाते जाते जैसी कमाल चौक ब्रिज है, वहाँ कम से कम 22 ब्रेकर है, तब जाके वो लेडीज़ वहाँ पहुँचती है, वो इतना यानी सहन करने के बाद। तो ये समस्या नागपुर में है। यानी नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत उत्तर नागपुर में या उत्तर नागपुर के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बेसिक समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए उसमें गड़बड़ियां तो हैं। मैं आ रहा हूं गौतम जी आपके पास में। नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य मतलब कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़, नागपुर महानगर पालिका बड़े बड़े दावे कर रही है कि हमने वैक्सीनेशन ड्राइव को बहुत सफलतापूर्वक कर लिया। नागपुर महानगर पालिका दावा कर रही है हमारे यहाँ पर कोविड में बहुत अच्छा काम हुआ। उत्तर नागपुर के भीतर मूलभूत सुविधाओं में स्वास्थ्य एक अहम मुद्दा है। क्या उत्तर नागपुर, जैसा कि अभी अभी पंकज जी ने एक बड़ा आरोप लगाया कि यहाँ पर जो श्रुतिका गृह है
वहाँ एक नॉर्मल डिलीवरी होती है, लेकिन यदि सीजर करवाना हो तो उसके लिए डागा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यानी उत्तर नागपुर की स्थिति ये है कि यहाँ पर आज की तारीख में समस्याएं स्वास्थ्य को लेकर के अधिक है, और बच्चे के, व्यक्ति का, महिला का, पुरुष का यदि स्वास्थ्य ठीक ना हो तो उसका रहने का क्या मतलब। हमारे साथ में है गौतम अंबादे। गौतम जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप बताएं कि स्वास्थ्य किस रूप में उत्तर नागपुर में महानगर पालिका के अंतर्गत आने वाले, जिस तरह से ये आरोग्य केंद्र में अभी हम खड़े हैं, क्या इस प्रकार के जो अन्य केंद्र हैं, सुविधाएं हैं बच्चे के लिए, बुजुर्ग के लिए, महिला के लिए, पुरुष के लिए, किस प्रकार से आप देखते हैं, और यदि हैं तो क्या वहाँ पर लोगों का विश्वास है या नहीं। जी गौतम जी। नमस्कार शुक्ला जी, आपके बताए हुए उदाहरण ही देना चाहता हूँ। आज जहाँ पे आप खड़े हो वो भी चीज़ महानगर पालिका में चाहती है। आप जब भी बताए कि शौचालय में गए थे, वहाँ पे आपने जो कंडीशन देखे वो आपको आंखें देखे दिखे, तो बाकी महानगर पालिका में यही हाल है। आप यहाँ पे नगर सेवक से भेदभाव होता है। जैसी नगर सेवक कांग्रेस का हो तो उस क्षेत्र में यहाँ के महापौर फंडिंग नहीं कर रहे उनके लिए, और यदि वो बीजेपी का नगर सेवक है तो उसको फंडिंग दे रहा जा रहा है, वो क्षेत्र को साफ सुथरा करते हुए जा रहा है। यदि प्रभाग 2 में देखा जाए तो कचरा डंपिंग होता है, वहाँ पे स्वास्थ्य का, वहाँ पे इतना डंपिंग हो गया है कि मंगलवारी जो बाजार है वहाँ पे वो प्रभाग 2 में आता करके वहाँ पे डंपिंग उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ के 1 में जाके देखिए, वहाँ डंपिंग नहीं दिए क्योंकि वहाँ विक्की कुकरेजा पावरफुल बीजेपी का नेता है, तो उस कारण वहाँ पे डंपिंग नहीं। इधर कांग्रेस के इधर ही सब कचरा फेंको, जो कुछ होगा मलेरिया से लेकर हर चीज बीमारी होंगी इधर ही होंगी, कांग्रेस के क्षेत्र में होंगी। कल चल के जनता ऑब्जेक्शन भी लेंगी तो इन नगर सेवकों के लेंगी। उन नगर सेवक के तरफ क्या है, नाला साफ सुथरा इधर का होना चाहिए कि उधर का होना चाहिए कि दोनों तरफ का होना चाहिए, लेकिन भेदभाव कर रही है बीजेपी। आज यदि यहाँ पे वैक्सीनेशन सेंटर भी है तो यदि यहाँ पे किसी का कॉल जाता है तो उसको फर्स्ट नंबर जाता, बाद में पता चलता कि भाऊ वो तो कॉल बीजेपी के एक नेता का आया था इसलिए इनको पहले नंबर लगा दिया गया। ये जनता के साथ हो रहा है सर। मैं रोज़ विधानसभा घूमता हूँ, देखता हूँ, और हमारे इधर स्लम एरिया होने के कारण यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ हो रही। वैक्सीनेशन लेना बहुत ज़रूरी है, और दोनों वैक्सीनेशन लो और आर्टिफिशियल भी करो, क्योंकि आप आज वैक्सीनेशन लेंगे तो आपका परिवार सुखी रहेगा, आपका परिवार आगे, आप जिंदा रहोगे तो आपका परिवार जिंदा रहेगा। मेरी यही है। यानी उत्तर नागपुर के भीतर कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर के ऐसी समस्याएं हैं कि व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए भी सोचना पड़ेगा। एक बड़ा आरोप गौतम अंबादे जी की तरफ से अभी अभी आया, यहाँ उत्तर नागपुर में विधायक कांग्रेस का है, पार्षद कांग्रेस के जितने हैं उनके साथ में नागपुर महानगर पालिका कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार करती है। बड़ा प्रश्न है, इस पर आएंगे, लेकिन हमारे साथ में रविंद्र राणा जी हैं। रविंद्र जी, उत्तर नागपुर कहीं ना कहीं अभी अभी कहा इन्होंने स्लम एरिया के लिए जाना जाता है। बहुत सी स्लम एरिया हैं यहाँ पर। कुछ चीज़ों की नोटिफिकेशन मेरे पास में है, जैसे समता नगर की बुनियादी समस्याएं हैं, अन्य जगहों पर हैं। क्या उत्तर नागपुर में जो स्लम है, जो झोपड़पट्टियाँ हैं, उन झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना, उन सुविधाओं को समय समय पर आगे बढ़ाना, उनके उचित रहन वसन के लिए व्यवस्थाएं करवाना, इसमें अभी अभी सतीश जी ने कहा था, आसिफ जी ने कहा था 120 करोड़ का जिक्र किया उन्होंने। यदि विधायक अपनी तरफ से काम कर रहे हैं तो क्या विधायक के अकेले काम कर लेने से और नागपुर महानगर पालिका की अनदेखी से उन झोपड़पट्टियों की व्यवस्था ठीक हो सकती है? क्या कहेंगे नागपुर महानगर पालिका की अपनी उत्तर नागपुर के भीतर आने वाली उन चीज़ों को जिसे आप स्लम एरिया की बेसिक समस्याओं के रूप में देखते हैं? जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और ये जो आप बता रहे हैं कि समता नगर से लेकर के हमारा जो उत्तर नागपुर शहर में 1 नंबर प्रभाग से शुरू होता है, और यहाँ पर महानगर पालिका की बिल्कुल अनदेखी है। पिछले जब से ये लोग शासन में है, ये 15 सालों से शासन में है, 15 सालों से सुगत नगर से लेकर के माजरी तक करके हमारा स्लम एरिया है। वो स्लम एरिया में हमारी मैक्सिमम हमारा जो रोज़गार, जो रोज़ के रोज़गारी जो लोग हैं, जिन लोगों को उसमें वहाँ पे हमारे उपलवाड़ी इंडस्ट्रियल एस्टेट, वांजरा एस्टेट, ये हमारी रोज़गार की जो जगह हैं। ये
राज्य शासन की तरफ से हमेशा डॉक्टर नितिन राउत जब पहले भी आमदार थे, मंत्री थे, तब भी उन्होंने उपलवाड़ी स्टेट के लिए बहुत सारी सहूलत दी, रोड बना के दिया, लाइट लगा के दिया, जिससे लेबर को जाने आने को दिक्कत ना हो। और उसके बाद में फिर आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पीली नदी जो इंडस्ट्रियल स्टेट है वो उसमें आज वहाँ इंडस्ट्री तो है पर वहाँ रोड नहीं है। कॉरपोरेशन ने टैक्स तो लिया पर अपना ड्यूटी कभी नहीं निभाया। कॉरपोरेशन ने अपनी जिम्मेदारी तो ली पर मतलब कभी वहाँ का जो इंडस्ट्रियल स्टेट समता नगर से लेकर के माजरी तक के जो जितना भी हमारा रेलवे लाइन और हमारा जो उत्तर नागपुर का वास्ता है रेलवे लाइन से और हमारे नाले से वास्ता है, वो उसी से ही हमारी जो उत्तर नागपुर की सीमा है, चतुर सीमा उसी से बनती है, रेलवे लाइन से। और उसके बाजू में लगा हुआ जो हमारा पीली नदी या नाला जिसको पका ऐसा अभी वो पहले वो पीली नदी हुआ करती थी, अभी वो नाला हो गया। अब वो नाले को उसको ये कभी इन्होंने 15 सालों से कभी मेंटेन नहीं किया और टैक्स वो उसी नाले को लग करके हमारा स्लम भी है, उसी नाले को लग करके हमारी इंडस्ट्रियल स्टेट भी है। और उसमें कभी भी इन्होंने ना कभी इन्होंने स्लम से टैक्स छोड़ा है और ना कभी इंडस्ट्री से टैक्स छोड़ा है। पर जो डेवलपमेंट के नाम पे ना वहाँ पानी है और ना वहाँ पर कभी कोई सड़क है और ना किसी बिजली की सहूलत है। अब ये आप इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए साहब कि जब ये 2009 से लेकर 14 तक माननीय डॉक्टर सतीश चतुर्वेदी जी यहाँ पालक मंत्री थे, उन्होंने कुछ अपनी निधि से उपलवाड़ी स्टेट में काम करवाया था, कुछ रोड बनवाए थे। उसके बाद में आज तक महानगर पालिका ने सिर्फ और सिर्फ वहाँ से टैक्स वसूलने का काम किया है और वहाँ पर किसी भी किस्म का नागपुर महानगर पालिका ने वहाँ पे किसी भी किस्म का उन्होंने कोई भी डेवलपमेंट नहीं किया है। अभी भी आप आज भी जाकर के देखिए 15 सालों से पीली नदी स्टेट में रोड के नाम पर एक भी अगर कभी एक ट्रक कभी कोई मुरम भी गिरी हो तो आप उसमें हम इसके मतलब दायेदार है कि अगर ये उन्होंने डाला हो कोई काम किया हो। यहाँ पर जो आने की बात है कि महापौर या यहाँ पे कमिश्नर के आकर के विजिट करने की बात है वो तो बहुत दूर दूर तक हो गई। वो तो सिर्फ यहाँ से इस एरिया से इनको टैक्स चाहिए। हमारा उत्तर नागपुर का सबसे बड़ा क्षेत्र है और सबसे बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पे रहने वाले लोगों की भी तादाद बहुत ज़्यादा है और जो 2014 से लेकर 9 तक के माननीय डॉक्टर नितिन राउत ने NIT से जो लेआउट रेगुलराइजेशन करवा करके उसको महानगर पालिका के और NIT के दोनों के टैक्स भरवा करके डेवलपमेंट के टैक्स भरवाया और वो डेवलपमेंट का टैक्स भरवाया NIT को और विकास के लिए महानगर पालिका का टैक्स लगवाया। तो ये वसूलना चालू है उनका, पर डेवलपमेंट आज तक नहीं है। तो ये मेरा ऐसा बोलना है कि ये महानगर पालिका बिल्कुल अपने तरफ से ये 15 सालों से सिर्फ अपनी मनमानी कर रही है, सिर्फ उत्तर नागपुर से टैक्स वसूली कर रही है और किसी भी तरीके का डेवलपमेंट नहीं कर रही है। धन्यवाद। रविंद्र जी का कहना यह है कि उत्तर नागपुर केवल और केवल अनदेखी का शिकार है। उत्तर नागपुर में अनदेखी इतनी ज़्यादा है कि नागपुर महानगर पालिका कहीं ना कहीं उत्तर नागपुर के साथ एक सौतेलेपन का परायापन का व्यवहार कर रही है। 2 बड़े आरोप आए, उस पर अब चर्चा करते हैं। उत्तर नागपुर को लेकर के महापौर जो भी महापौर बने हैं, दयाशंकर तिवारी जी हों, संदीप जोशी जी हों, नंदा जिचकार जी हों, प्रवीण दटके जी हों, अर्चना डेहनकर जी हों, अनिल सोले जी हों, ये वो नाम हैं जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार महापौर रहे और इनकी महापौर रहने के बावजूद उत्तर नागपुर में न आने का कारण क्या है। हमने जब पता किया, कुछ लोगों से बात की, तो महापौर दयाशंकर तिवारी जी 1 या 2 बार शायद उत्तर नागपुर में महापौर बनने के बाद, यानी 1 वर्ष में उन्होंने 2 बार विजिट किया। उनके अलावा शायद किसी अन्य ने उत्तर नागपुर की तरफ आने का सोचा भी नहीं। तो उत्तर नागपुर क्या सिर्फ कांग्रेस का एरिया है? विधायक यहाँ से हैं, इसीलिए फिर एक बड़ा आरोप लगा, मेरे ख्याल से गौतम जी ने लगाया, कि विक्की कुकरेजा, एक बड़ा नाम विक्की कुकरेजा, जो कि अपने क्षेत्र के भीतर में अपने क्षेत्र के विकास के लिए सोचते हैं लेकिन आसपास के एरिया को दरकिनार कर देते हैं। हमारे साथ में हैं विपुल महले जी, अध्यक्ष हैं प्रभाग क्रमांक 4 कड़मना उत्तर नागपुर युवक कांग्रेस के। आपसे समझना चाहेंगे, नागपुर महानगर पालिका के साथ क्या उत्तर नागपुर का कोई 36 का आंकड़ा है जिसके कारण आदरणीय महापौर, नागपुर के सांसद महोदय आदरणीय नितिन गडकरी जी और अन्य जो शीर्षस्थ नेतृत्व हैं, चाहे फिर स्थायी समिति के अध्यक्ष के रूप में हो, स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष के रूप में हो, जब वे बनते हैं तो वे उत्तर नागपुर को अनदेखा क्यों कर देते हैं? विपुल जी।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो एरिया से मैं आता हूँ वो कलमना बस्ती है, वह प्रभाग क्रमांक 4, वहाँ पे 80% अनाधिकृत लेआउट है। और दलित बस्तियाँ सबसे ज़्यादा तो कलमना बस्ती में है। वहाँ पे 4 झोपड़पट्टी आती है, नागराज नगर झोपड़पट्टी, एक चिखली देव कलमना झोपड़पट्टी और एक अपनी पार्वती नगर झोपड़पट्टी। वहाँ पे सबसे ज़्यादा मजदूर लोग कलमना में रहते हैं। आज वहाँ पे एक भी सुविधा महानगर पालिका की तरफ से वहाँ पे नहीं है। चलने के लिए रास्ता नहीं है, वहाँ पे गटर लाइन नहीं है, लोगों को पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। आज वहाँ पे टैंकर लॉबी चल रही है पूरे एरिया में। आज हमारे इधर नितिन जी राउत साहब ने शनि मंदिर के पास एक पानी की टैंकी बनी है, उसका लोकार्पण किया अभी 3 महीने पहले। आज वो कनेक्शन नहीं दे पा रहे वो लोगों को, OCW के अधिकारी। महानगर पालिका सबसे ज़्यादा भेदभाव कर रही है। क्या आमदार ने अभी लोकार्पण किया तो हम कनेक्शन दे के नाम उनका होगा। इसी के लिए लोगों का बहुत सबसे ज़्यादा लॉस पानी के लिए लोगों का हो रहा है बस्ती में। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, वहाँ पे 100% लोग टैक्स भरते हैं महानगर पालिका को। जब महानगर पालिका को टैक्स भरते हैं तो वहाँ पे सुविधा महानगर पालिका की एक भी नहीं मिली है अभी तक के। जब से हमारे राउत साहब वहाँ पे अभी आमदार बने 2019 से, तो प्रभाग क्रमांक 4 में 7 करोड़ रुपए के काम मंजूर उन्होंने किए हैं और उसमें से 4 करोड़ रुपए के काम की शुरुआत भी हुई है। तो इसका मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ, कभी कलमना में आप आइए, वहाँ पे सर्वे कीजिए। वहाँ पे एक भी महानगर पालिका के थ्रू एक भी काम, वहाँ पे विकास का काम तो है ही नहीं, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य की भी कुछ भी सुविधा नहीं है। आज वहाँ के लोगों को अगर हॉस्पिटल की समस्या है तो वहाँ सबसे बड़ी तो रेलवे क्रॉसिंग का एक सबसे बड़ा मुद्दा आता है। वहाँ पे 2-2 घंटे लोगों को खड़े रहना पड़ता है। जो अभी ब्रिज का काम अभी चालू हुआ है, लेकिन ब्रिज का काम चालू होने के कारण भी वहाँ पे भी ट्रैफिक की बहुत समस्या हो गई है अभी। जो कावड़ापेट और ये राजीव गांधी नगर का ब्रिज है, और दूसरा रास्ता उन्होंने अभी तक के निकाले नहीं और उसका काम चालू कर दिए। लोगों को सबसे बड़ी वो समस्या है, और पानी की सबसे बड़ी समस्या है। जो अभी हम तो 3-4 बार डेपुटेशन दे चुके OCW को, दयाशंकर तिवारी जी को भी एक डेपुटेशन दिए, क्या लोगों को कनेक्शन दीजिए आप पानी के लिए। लेकिन वो लोग बोल रहे कि 8-10 दिन में देते, 15 दिन में देते, 1 महीने में देते। लीकेज प्रॉब्लम है बता के मतलब भेदभाव कर रहे। भेदभाव करने की सबसे बड़ी समस्या ये है इनकी महानगर पालिका में। विपुल जी का कहना यह है कि कहीं ना कहीं भेदभाव जो है वो बड़ी तेजी के साथ में उत्तर नागपुर के साथ में बढ़ रहा है। सतीश जी, आपके पास आ रहा हूँ। नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत उत्तर नागपुर आता है, लेकिन उत्तर नागपुर के जो विधायक हैं डॉक्टर नितिन राउत जी, वे पालक मंत्री हैं। तो पालक मंत्री का भी फर्ज बन जाता है कि उत्तर नागपुर के प्रति उनकी वफादारी ज़्यादा हो। जैसे मानकर चलें कि महापौर का एरिया हो, स्थायी समिति का अध्यक्ष का एरिया हो, तो वे उसके प्रति ज़्यादा जिम्मेदार और जवाबदार हो जाते हैं। तो उत्तर नागपुर में डॉक्टर नितिन राउत जी का प्रभाव है, और प्रभाव होने के कारण क्या नागपुर महानगर पालिका के अनदेखी के बावजूद उत्तर नागपुर पालक मंत्री का अपना गढ़ होने के साथ विकास की सुविधा और विकास की गति और मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध करवा पाने में डॉक्टर नितिन राउत सफल हैं या नहीं? उनकी अपनी जिम्मेदारी उत्तर नागपुर के प्रति क्या ईमानदार है या नहीं? सतीश जी, आपको एक बात बता दूं कि जब से माननीय नितिन जी राउत साहब आमदार बने और मंत्री बने हैं, उत्तर नागपुर का जो विकास है वो तेज़ी से बढ़ा हुआ है। जहाँ कांग्रेस के नगर सेवक वहाँ तो काम हो रहे हैं, जहाँ बीजेपी के नगर सेवक वहाँ भी नितिन जी राउत काम कर रहे हैं। जो काम महानगर पालिका ने करना चाहिए वो काम नितिन जी राउत अपने फंड से वहाँ के लोगों को करके दे रहे हैं। साथ ही जैसे अभी विपुल महल ने बताया जो कलमना का विषय है, हम कलमना के विषय को लेकर महापौर जी के पास एक बार निवेदन लेके गए थे, दयाशंकर तिवारी जी के पास, वो महापौर थे है। लेकिन वहाँ पे जब हम गए डेपुटेशन लेके, वहाँ पानी, रास्ते, गटर लाइन की समस्या है, तो उनका कहना ऐसा था कि वो हमारे अंडर नहीं आता, वो NIT के अंदर आता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब वहाँ के लोग टैक्स भर रहे हैं महानगर पालिका को, तो उनका काम है उनको सुविधा देना। आमदार का काम होता है, आमदार के काम आमदार के लेवल में होना चाहिए, और महानगर पालिका का काम महानगर पालिका के लेवल में होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि उत्तर नागपुर के साथ बहुत बड़ा भेदभाव किया जाता है। हमारे यहाँ कांग्रेस के जो नगर सेवक है उनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। जहाँ बीजेपी के नगर सेवक है उनको हर चीज़ में उनको प्रायोरिटी मिलती है। आपको बता दें कि उत्तर नागपुर में जैसे नारा जो प्रभाग है वहाँ 4 बीजेपी नगर सेवक है, लेकिन वहाँ पे भी नारा जो गाँव है, आज भी आप वहाँ जाओगे तो आपको गाँव दिखेगा।
जबकि नागपुर स्मार्ट सिटी की इससे पहचानी जानी जाती है। लेकिन कुकरेजा जी जो है वो सिर्फ जरीपटका के तक ही सीमित है, जबकि वो उस नारा क्षेत्र के नगर सेवक है। तो ऐसी बहुत से जो चीज़ें हैं, नितिन जी राउत अपने आमदनी निधि से, अपने फंड से उत्तर नागपुर में, जैसे आपको आसिफ शेख जी ने बताया कि कितने करोड़ों के काम उत्तर नागपुर में उन्होंने किए हैं। तो आपको महानगर पालिका काम देख लीजिए और आमदार जी के काम देख लीजिए कि कितना फ़र्क है। महानगर पालिका सिर्फ कांग्रेस के और अन्य पार्टी के नगर के साथ में सिर्फ उत्तर नागपुर में भेदभाव के सिवा दूसरा कोई काम करती ही नहीं है। यानी सतीश जी का कहना यह है कि डॉक्टर नितिन राउत जी जिस तरह से उत्तर नागपुर का ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं, कहीं ना कहीं महानगर पालिका और नितिन राउत जी के बीच में या पालक मंत्री के बीच में एक आपसी अवरोध है अपने अपने विकास को लेकर के, कि हमारा एरिया ये होगा हम ये काम करेंगे, हमारा नहीं होगा हम नहीं करेंगे। उत्तर नागपुर की एक सबसे बड़ी समस्या, मैं रविंद्र जी आपके पास आ रहा हूँ, ईटीपी वाटर प्रोजेक्ट लगाया गया जिसके भीतर में वाटर प्यूरीफायर के लिए प्रोजेक्ट लगा, स्लम एरिया से कनेक्टेड है। पानी जब प्यूरीफाई होता है तो प्यूरीफाई पानी तो कहाँ जाता है इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन प्यूरीफाई होने के बाद जो उससे वेस्टेज निकलता है, आरोप ये है, प्रश्न ये है, समस्या ये है कि उससे आसपास के रहने वाले लोगों को या स्लम को बहुत ज़्यादा समस्याएं होती हैं, स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं होती हैं, अन्य प्रकार की। क्या पूरा का पूरा मैटर है, किस रूप में आप समझा सकते हैं? जी रविंद्र जी। अब ये जो ईटीपी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, ये पिछले 10 सालों से तो ये माननीय नितिन गडकरी जी का ये प्रकल्प था कि अपन नालों को एक जो पूरे शहर में जो नाले चल रहे हैं इनको अपन एक बड़ा स्वरूप दे करके इसको अपन स्वच्छ पानी का स्रोत बनाएंगे। अब ये स्वच्छ पानी स्रोत तो बहुत दूर की बात होगी साहब। ये ईटीपी तो प्लांट हमारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, बताया मैंने पहले कि हमारे उत्तर नागपुर में समता नगर से लेकर के आजरी माजरी तक के जो हमारा वो नाला और हमारा रेलवे लाइन का जो हमारा जो संकल्प है आपस का कि दोनों का स्लम और दोनों नाला, ये हमारा जो संकल्प है, इसमें तो एक भी कोई ईटीपी प्लांट की कोई दूर दूर तक कोई खबर ही नहीं है सर। और जो सफाई की मामला है, मैं बोलता ईटीपी प्लांट छोड़ो सर, कभी वो नाला पक्का ही करवा दो कि जो हमारे जब आने वाले जब बारिश आती है तब वो जो वहाँ बाढ़ ना आए, वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य ना खराब हो। ये तो सर इसमें है ही नहीं। ये तो पार्ट ही नहीं है कि भी कभी मतलब ये महानगर पालिका ने कभी इन्होंने जो वायदा किया था कि ईटीपी प्लांट में पर वो है, पर उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं है उनको। अगर वहाँ उन्होंने लगाया भी है तो वो पर इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है। ठीक है, इस पर शायद आसिफ कुछ कहना चाहते हैं। जी आसिफ बताइए। रवि जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ ईटीपी वाटर प्लांट का नाग नदी और कहते चमान नाला, ये दो नदियों का संगम के बीच में उन्होंने कहते ईटीपी वाटर प्लांट का एक कैनल बनाया। ठीक है। कैनल बना के वो पानी को रोकते हैं, पानी को रोक के उसको जो पानी रुका हुआ पानी रहता है उसे कई सीमेंट रोड के प्रोजेक्ट में या कहीं पे जहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट रहती है वो पानी बेचा जाता है। लेकिन वो पानी जब रोका जाता है तो पानी रुके हुए पानी में गंदा जो पानी रहता है उसमें मच्छर, मलेरिया, कई बीमारियाँ, और जब पानी बरसात का पानी आता है तो तब भी वो गेट नहीं खोलते और लोगों के घरों तक के पानी घुस जाता है। और ये परेशानी हो ईटीपी पावर प्लांट से, और ईटीपी को हटाने के लिए हमने कई बार निवेदन और आंदोलन किए इरशाद शेख जी के नेतृत्व में, लेकिन महानगर पालिका के कान में जू तक ही नहीं रेंगती है। उस विषय पे हमने कई बार साहब को भी मंत्री थे। एक मुस्कान अंसारी 9 साल की लड़की बेचारी, बरसात में पानी का पूर आया था तो वो पुलिया का काम चल रहा था तो वहाँ पे एक पाइपलाइन गई है जिसके ऊपर से वो बेचारी कहते पार करके अपने घर वालों के साथ जा रही थी, लेकिन बाप बच गया लेकिन लड़की बह गई। आज लड़की की दर्दनाक मृत्यु हो गई। उसके ऊपर उन्होंने कोई तरीका कंपनी की तरफ ईटीपी की तरफ से पानी पैर तक के रहना चाहिए, लेकिन वहाँ पे गर्दन तक के रहता है। क्यों? क्योंकि ईटीपी वाटर प्लांट है और उससे फायदा किसी को नहीं है, जनता को किसी को फायदा नहीं, और वो क्योंकि पानी बेच रहे, महानगर पालिका वो पानी बेच रही है, उससे पैसा इनकम कमा रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राउत साहब और आपने इनके बारे में बताए, तो मुझे बस ये बताना है कि एक मंत्री और एक आमदार का काम रहता है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेकर आना। जैसे ही हमारे मंत्री जी का हम तहे दिल से यानी हार्दिक स्वागत करते हैं और बहुत अभिमान है हमारे को उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने अम्बेडकर हॉस्पिटल के नाम से एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल के नाम से उन्होंने एक हॉस्पिटल लेकर आए जिसपे पीजी और उसपे पोस्ट ग्रेजुएट के कोर्स होंगे। और अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर एक संसद भवन की जैसी एक बिल्डिंग बनाए। इस्लामिक कल्चर उन्होंने
भले उसको अभी किसी का हैंड ओवर नहीं किए, लेकिन उनकी सोच थी कि दिल्ली में जैसा इस्लामिक कल्चर सेंटर है उस तरीके से मेरे उत्तर नागपुर में इस्लामिक कल्चर सेंटर आना चाहिए। लाइब्रेरी 2-3 लाइब्रेरी बाजीराव साखरे एसी फुल एसी वाली लाइब्रेरी, जो अंदर का काम है वो अपना कर्तव्य निभा रहे, लेकिन महानगर पालिका का काम है साफ सफाई, लाइट और गटर की नालियाँ, ये काम महानगर पालिका है। उसमें महानगर पालिका और जो 15 साल से उन्होंने जो वादे किए थे वो सब वादों में विफल है, और उन्होंने एक भी वादा नहीं किया। और जो भेदभाव है वो तो भेदभाव उत्तर नागपुर के साथ करते, क्योंकि हमारे साथ दलित समाज से आते हैं और उत्तर नागपुर में स्लम है, तो वो हमेशा कहते भेदभाव की राजनीति करती है, क्योंकि बीजेपी का काम है जब तक वो भेदभाव नहीं करेंगे जब तक उसका पेट नहीं भरेगा। चलिए, यानी इनका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी का ये स्वभाव है, भेदभाव नहीं करेंगे तब तक उनका पेट नहीं भरेगा, यानी राजनीति नहीं होगी। ईटीपी वाटर प्रोजेक्ट के बारे में इन्होंने बताया, वाटर प्लांट लगा है जिसके साथ में लोगों को और अन्य लोगों को समस्याएं हो रही हैं। प्रश्न बहुत हैं, लेकिन अब समापन की ओर बढ़ते हैं और कुछ एक प्रश्नों को लेना चाहेंगे। सबसे पहले पंकज जी आपके पास आ रहा हूँ। हॉकर्स की एक बड़ी समस्या उत्तर नागपुर में है। हॉकर्स को कार्ड बना करके दिया गया, लेकिन उनको जगह नहीं दी गई। बोला ये गया है भैया कि आप कार्ड बना लीजिए, आपको जगह दी जाएगी। हॉकर्स कौन होते हैं? जो सड़क किनारे बैठ करके या खड़े रह के अपना धंधा चलाते हैं, काम करते हैं। मान करके चलिए कि आप लाइसेंस ले लिए, लेकिन आपको गाड़ी नहीं दी गई है। आपको बोला गया कि आप गाड़ी खरीद लीजिए, लेकिन सड़क ही नहीं है। चलेंगे कहाँ? घर के भीतर में चलाएंगे? बड़ा सिंपल है कि हॉकर्स वो हैं जो कि हमारी और आपकी बुनियादी ज़रूरतों को सस्ते में पूरा करते हैं। इनकी अपनी संख्या वो आलीशान बिल्डिंग्स और वो शॉप से ज़्यादा है जो कि हमें और आपको सड़कों पर दिखाई देती है। ये वो हॉकर्स हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हैं। ये वो हॉकर्स हैं जिनके पास में कोई पूंजी नहीं है, जो किसी प्रकार की धन संचयन पर विश्वास नहीं करते, रोज का रोज खर्च करते हैं। हॉकर्स की समस्याओं को उत्तर नागपुर में क्या नागपुर महानगर पालिका के द्वारा सुलझाया गया है या नहीं, और इसमें पालक मंत्री ने अपनी तरफ से क्या भूमिका ली है? पंकज। हॉकर्स का विषय है सर, तो मैं ये कहना चाहूँगा हॉकर्स के बारे में, जो मजदूर रहता, जो गरीब दर्जे का रहता, वही बेचारा सुबह से लेकर रात तक हाथ ठेले से जो भी 200-300 रुपए कमाता, ये महानगर पालिका उनको तक नहीं छोड़ी है। इतना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है, उनसे पैसा वसूल लिया है, उनको कई जगह नहीं मिली है। और रही बात पालक मंत्री की, आपने जो की है साहब के नेतृत्व में, जो भी उन्होंने यानी कम से कम 15-20 जन जो भी यानी समस्या रहती थी, साहब ने उनको और भी जगह दे दी है। जैसी महानगर पालिका की तरफ से और भी जो करना चाहिए था वो हो नहीं पाया है। हॉकर्स वाले के लिए बेचारे सुबह से लेकर रात तक यानी 200-300 रुपए, उनकी तक नीयत यानी उनके ऊपर चले गई है, पैसा लेके बैठ गया है, लेकिन उनके कोई सुनवाई नहीं की है। यानी सुनवाई नहीं हो रही, नंबर 1। पालक मंत्री जी ने अपनी तरफ से भूमिका दे दी है, नंबर 2। लेकिन नागपुर महानगर पालिका इसमें इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। उत्तर नागपुर में कुल 24 पार्षद हैं, 10 बसपा के हैं, बहुजन समाजवादी पार्टी के, दूसरे 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं और 7 कांग्रेस के हैं। यानी ये 24 का जो आंकड़ा है, ये 24 का आंकड़ा उत्तर नागपुर के लिए और उत्तर नागपुर की बेसिक सुविधाओं के लिए, नाली हो सकती है, सफाई हो सकती है, बेसिक स्वास्थ्य हो सकता है, पुस्तकालय एनएमसी की स्कूल्स हो सकती हैं, टैक्स हो सकता है, इन सारे मुद्दों के लिए काम करती है। इस पर आएंगे, मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा रोक रहा हूं, और आखिरी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो छूटना नहीं चाहिए, मैं चाहूँगा कि इस पर, आप बड़े वरिष्ठ हैं, मैं चाहूँगा आप इस पर उत्तर दें। उत्तर नागपुर एक दलित बाहुल्य क्षेत्र है, और दलित बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण, और ये रिजर्व कैटेगरी में भी आता है, उत्तर नागपुर की जो विधानसभा है वो रिजर्व है, एससी रिजर्व है, और एससी रिजर्व होने के कारण यहाँ से डॉक्टर नितिन राउत जी को उम्मीदवारी दी जाती है और वे उस उम्मीदवारी पर खरे उतरते हैं। अन्य समाजों की उत्तर नागपुर के भीतर क्या स्थिति है? मान के चलिए आप सिख हैं, हिंदू हैं, बहुत से सतीश जी हिंदू हैं, अन्य समाज हैं, तो अन्य समाज के साथ में सबको एकजुट करके मेल जोल बढ़ा करके चलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं या अन्य चीज़ें हों। तो दलित बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण क्या उत्तर नागपुर कहीं ना कहीं एक विशेष जाति के कारण पीछे जा रहा है, या जानबूझकर के इसे अनदेखा किया जाए, या
जात के आधार पर कहीं इसमें किसी प्रकार का कोई दोषारोपण आ सकता है या नहीं? रविंद्र जी, ये देख कर के ही अनदेखा किया जा रहा है। ये जो उत्तर नागपुर है, सर्वधर्म संभावना जो यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पे सिखों की सिख उतने लोग रहते हैं, हमारा मुस्लिम वर्ग हमारा उतना ही रहता है, और थोड़ा सा ज़्यादा अगर रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी तो थोड़ा ज़्यादा दलित समाज भी रहता है। और माननीय डॉक्टर नितिन राउत इन सब लोगों को लेके चलते हैं। इसमें इस्लामिक कल्चर सेंटर, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर, गुरु गोविंद सिंह सेंटर, जिसमें 5 एकड़ ज़मीन डॉक्टर नितिन राउत ने मुहैया करा के दिया सिखों के लिए। जैसे अगर कल्चर सेंटर बनाया मुस्लिम लोगों के लिए, तो साथों साथ सिखों के लिए भी 5 एकड़ ज़मीन में कल्चर सेंटर बना के देने की उन्होंने घोषणा की। और वैसे ही दलित वर्गों के लिए उसमें एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, जो अपने आप में एक स्तंभ है, अपने आप में एक पहचान है कि ठीक है भी ये भी कोई चीज़ बनाई है। तो ये सिर्फ डॉक्टर नितिन राउत ही इसमें अपने सारी कम्युनिटी होने के बाद में उनको एक करके रखने की उनमें एक मत है। यानी रविंद्र जी का मानना ये है कि पालक मंत्री जी कहीं ना कहीं सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सर्वधर्म समभाव को लेकर के चलते हैं, लेकिन उत्तर नागपुर के भीतर कहीं ना कहीं अन्य विधानसभाओं से ज़्यादा स्लम एरिया आते हैं, यदि मैं गलत नहीं हूँ। दूसरा, नागपुर का जो एक लेबर क्लास है वो सबसे ज़्यादा उत्तर नागपुर से आता है। और स्लम एरिया और लेबर, ये 2 ऐसे विषय हैं जो किसी भी विधानसभा क्षेत्र के लिए उसके लिए पीछे जाने के कारण होते हैं। उत्तर नागपुर के भीतर शिक्षा औसतन है, एवरेज है, जिसके लिए ना उचित शिक्षा संस्थान है, कुछ प्रतिष्ठित महाविद्यालय हैं जो पुराने हैं, शिक्षा संस्थानों के नाम पर कुछ एक हैं, लेकिन उनका विशेष रूप से कोई उल्लेखनीय योगदान नहीं है। जैसा कि जी आसिफ जी बताइए प्लीज़। जब नितिन राउत साहब 2014 में मंत्री थे तो उस समय वांजरा साइड में साहब ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज लेकर आते हैं। तो उस समय सरकार से हम निकल गए, तो उस समय यानी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हमने लेकर आए थे। तो बीजेपी प्रशासन, जैसे मैंने आपको बोला कि उत्तर नागपुर के साथ हमें भेदभाव किया जाता है, तो उन्होंने भेदभाव करके वो इंजीनियरिंग कॉलेज मिहान में लेके गए। अब मिहान के बच्चे वहाँ पे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, क्योंकि उत्तर नागपुर के दलित बच्चा इंजीनियर बन जाता, वहाँ पे कुछ लोगों को रोजगार मिलता या प्रॉपर्टी में बूम हो जाता, ये बीजेपी के पेट में दर्द हो जाता। इस वजह से बीजेपी ने ऐसा कारनामा किया था। तो जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीजेपी राउत साहब सर्वधर्म समभाव के हिसाब में चलते। मैं आपको अगर बताना चाहूँगा तो उनके विकास के काम मैं आपको बताते बताते थक जाऊँगा, लेकिन आप बोलोगे पूरा एपिसोड खत्म हो गया। राउत साहब के इतने काम है। हम सिर्फ महानगर पालिका को इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि महानगर पालिका के विषय पे अपन यहाँ बैठे। महानगर पालिका में जो एक कॉर्पोरेटर और क्या बोलते हैं महानगर पालिका से जो महापौर की तरफ से हमारे उत्तर नागपुर को मदद मिलना चाहिए, उस तरीके से मदद नहीं मिलती है। इस वजह से हमने आपको ये बताना चाहा कि उत्तर नागपुर में राउत साहब काम कर रहे हैं, पालक मंत्री होने के नाते वो नागपुर में और नागपुर जिले का भी विकास कर रहे हैं। और वो नागपुर के नेता नहीं, वो पूरे महाराष्ट्र और देश के नेता है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी SC सेल के कहते हैं ऑल इंडिया के राष्ट्रीय नेता है हमारे राउत साहब, और जिनका हर जिलों में अच्छा वजन है और वो हर जगह क्षेत्र में जाते। दूसरी चीज़ मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहूँगा, साहब जो है, साहब ने अभी ही DPDC मीटिंग में, जिस समय हमारे बावनकुड़े साहब मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री, उन्होंने चाहे तो नागपुर शहर को अंडरग्राउंड कर सकते थे। उनके पास केंद्र में सरकार थी, स्टेट में सरकार थी, महानगर पालिका में थी, क्योंकि NOC वगैरह, तो वो काम उनने नहीं कर पाए। जो 350 करोड़ में साहब ने 350 करोड़ में पूरे जो केबलिंग, जो रोड पे जो कहते पोल वगैरह है, अंडरग्राउंड का काम के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी हुई है, जिसमें उन्होंने 350 करोड़ रुपये मंजूर करके दिया नागपुर शहर को। चलिए, यानी अलग अलग चीज़ें हैं, सबका अपना अपना मंतव्य अलग हो सकता है। आखिरी चरण है, बात करते हैं अब पंकज जी, उत्तर नागपुर के भीतर में आने वाले महानगर पालिका के चुनाव को आप किस रूप में देखते हैं? सोर्सेज से पता चला शायद आप भी उम्मीदवारी कर सकते हैं, तो जिस तरह से 7 पार्षद हैं, उन 7 पार्षदों के भीतर में कहीं ना कहीं उत्तर नागपुर 7 से 17 हो, पूरा 24 हो, तो जाकर के अच्छी तरह से दबाव डाल करके उत्तर नागपुर को विशेष रूप से सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकती है। एक आधे मिनट में कहें कि किस रूप में उत्तर नागपुर के लिए एक बतौर पार्षद आप एक सपना देखते हैं? पंकज जी। बतौर पार्षद बोले तो कैसा है, जो जनता की समस्या है उसको समाधान करना एक मेरा कर्तव्य रहेगा। जो भी कुछ
उतना बड़ा तो जनता मांगती नहीं है, ना रोड बड़े बड़े रोड मांगती है, ना कुछ मांगती है। क्या रहता, गटर लाइन रहता, पानी की समस्या रहती है। पानी की समस्या का कि ये हाल है, एक दिन आड़ नल आता, वो भी रात में आता, जब खाने का समय रहता तब नल आता है 4 घंटे के लिए। बालाभाऊ पेट में ये समस्या है, एक दिन आड़ नल आ रहा है। ये 24 घंटे पानी देने के नाम से टैक्स वसूल रही थी। बिल भेजते हैं, बिल भरपाई करते हैं, नहीं करते तो नल मीटर काट देते हैं। ये प्रॉब्लम आती है। तो ये बहुत सी ऐसी समस्या है महानगर पालिका की, ये हम आवाज़ उठाएंगे और जनता तक उनकी समस्या हल करते। यानी जनता की समस्याओं को हल करने के लिए एक पार्षद को काम करना चाहिए। नाली की सफाई हो, सड़क हो, सुविधाएं हो, शिक्षा हो, अन्य चीज़ों के लिए। गौतम जी, सबसे पहले ये पूरा महानगर पालिका का विषय हमने समझ लिया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्तर नागपुर के भीतर जो पार्षद हैं, उन पार्षदों को अपना वजन महानगर पालिका में बढ़ाना चाहिए। उन्होंने एकजुट होकर के उन्हें उत्तर नागपुर के लिए लड़ना आना चाहिए। 7 हैं कांग्रेस के, उन 7 के अंदर में एकता, यूनिटी दिखाई देती है या नहीं? नहीं तो एकला चलो रे, अपना प्रभाग भला और हम भले, किस रूप में देखते हैं? वो 7 नगर सेवकों में एकता है सर, और सभी नगर सेवक एक साथ काम करते हैं। पर महानगर पालिका ऐसी है कि जब उनका कोई कार्य रहा, जैसी रोड की फाइल रही या कुछ रहे, तो वो 7 नगर को छोड़ के वो काम ही नहीं करती, क्योंकि महापौर उनका है, 15 साल की सत्ता उनकी है, सब स्टैंडिंग कमिश्नर उनका है, और चाहे तो आयुक्त भी उनका ही बोला जाएगा। जैसी गडकरी साहब बोलेंगे वैसी वो आयुक्त तो करते हैं, क्योंकि मुंडे साहब थे तो गडकरी साहब की सुनता नहीं था, तो मुंडे साहब को गायब कर दिए। आयुक्त तो जो सुनता है उनका रहता है। और विक्की कुकरेजा उनके पास ऐसी बंदा है कि वो जो बोलेगा वो होगा, क्योंकि आमदारी उत्तर नागपुर का जो 5 साल पहले आमदार था हमारा माने साहब जी, जैसी वो नचाते थे वैसी वो नचता था। उन्होंने ये भी बोला था कि इंदौरे को गोद लिया हो करके, लेकिन आज भी इंदौरे में उन्होंने कुछ नहीं काम किया। हम यानी कहीं ना कहीं हमें ये समझना है कि उत्तर नागपुर के जो 7 पार्षद हैं उनके अंदर में यूनिटी है, लेकिन उस 7 लोग इतना प्रभाव महानगर पालिका पे नहीं डाल पा रहे, महापौर पर दबाव नहीं डाल पा रहे कि उनको दबाव में लाकर उत्तर नागपुर के लिए कुछ किया जा सके। विपुल जी, आप कलमना क्षेत्र से आते हैं। कलमना एक बाजारी क्षेत्र है जिसके भीतर में बाजार, बड़े बड़े बाजार आते हैं। व्यावसायिक क्षेत्र, बाजार क्षेत्र होने के रूप में आप किस रूप में बतौर महानगर पालिका या उत्तर नागपुर की स्थिति को देखते हैं? जो कलमना बाज़ार जो कलमना बस्ती के बाजू में आता है आउटर एरिया में, वहाँ पे मेरा जो एरिया आता है प्रभाग क्रमांक 4, वहाँ बीजेपी के 4 नगर सेवक है। और उत्तर नागपुर में जो नगर सेवक है हमारे कांग्रेस के 7, वो मतलब प्रभाग 2 में 4 है, और प्रभाग 3 में मेरे बाजू में प्रभाग 3 में आता है एक, वहाँ पे एक मानवटकर जी नगर सेवक है। वो तो अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे एरिया में चारों बीजेपी के नगर सेवक मतलब भेदभाव करने की राजनीति कर रहे, अपने अपने काम कर रहे, बाकी कुछ भेदभाव वाली राजनीति। चलिए रविंद्र जी, उप्पलवाड़ी उत्तर नागपुर का एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ पर कि इंडस्ट्रियल एरिया है, 5000 के आसपास लेबर काम करते हैं। पता चला कि जब वहाँ से आप कामठी रोड की तरफ जा रहे हैं और बाएं मुड़ें तो मुड़ने के बाद में सड़क कच्चा नाला है जिसकी दुरुस्ती का काम नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत आता है। उन्होंने ठीक करने का काम आज तक नहीं किया, लेकिन वहाँ से टैक्स और आदि सारी चीज़ें बड़ी जिम्मेदारी के साथ लेते हैं। एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में उप्पलवाड़ी का उदाहरण देते हुए आप उत्तर नागपुर को किस रूप में देखते हैं? क्या उत्तर नागपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में विकसित हो सकता है? और उप्पलवाड़ी की बेसिक समस्याएं जो नागपुर महानगर पालिका तक जाना चाहिए, क्या कहेंगे 1 मिनट में? उप्पलवाड़ी की समस्या मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो 5,000 लोग जो उत्तर नागपुर से ही वहाँ पर बिलोंग करते हैं कि भैया वहाँ पे उनका जो रोज़गार होता है, पेट पालन होता है, वहाँ उनको बारिश में, इस समय में बारिश में या दूसरे समय में जाने आने के लिए रास्ता नहीं है। सिर्फ वहाँ पर ये अपनी बड़ी जिम्मेदारी से टैक्स वसूलने का काम करते हैं और ये डेवलपमेंट में कुछ नहीं करते हैं। वहाँ पे हमारे उत्तर नागपुर की ही जनता है जो 5-6 हज़ार लोग हैं करीब काम करने वाले उप्पलवाड़ी और मांजरा में जो लेबर क्लास है, तो वहाँ पर काम करती है और ये बिल्कुल भी इनका ध्यान नहीं है। और मैं
आपके माध्यम से ये महानगर पालिका या आने वाली जो भी कोई सरकार हो उसको निवेदन करना चाहता हूँ कि भैया कि आपने बड़ी जिम्मेदारी से ये इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री को अगर इंडस्ट्री में आने जाने वाले लेबर को अगर आप सही तरीके से जाने आने का रास्ता होगा तो एक अच्छी रोजगार की जो नैतिक रोजगार की जो नियति है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगी उत्तर नागपुर में और अच्छा काम होगा। ये मेरी आने वाले दिनों की दृष्टि है कि ऐसा होना चाहिए। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आखिरी प्रश्न सतीश जी आपसे शुरू किया था, चाहूँगा आपके साथ ख़त्म करूँ। मास्क निकाल दीजिए ताकि लोग देख भी लें कि सतीश पाली कौन है। उत्तर नागपुर के कार्याध्यक्ष हैं, मूर्ति महान है। तो हमारे साथ में सतीश पाली जी ने शुरुआत की थी और आपसे समाप्त करूँगा कि किस रूप में उत्तर नागपुर के ओवरऑल डेवलपमेंट पर, शिक्षा विशेष रूप से, स्वास्थ्य विशेष रूप से और आम लोगों के बीच में आपसी एकता सद्भाव को देखते हैं। ओवरऑल आपका उत्तर नागपुर को लेकर के 1 से 1.5 मिनट में आपका क्या मंतव्य है कि आप क्या कहेंगे कि नहीं उत्तर नागपुर के भीतर में ये हो सकता था लेकिन बिकॉज ऑफ दैट नहीं हो पा रहा है? क्योंकि सपने हम बहुत देखते हैं, आम आदमी समस्याओं के अंदर भी सपनों को देखता है कि हम ये चीज़ें कर सकते थे लेकिन नहीं कर पा रहे। तो आपकी नज़र में उत्तर नागपुर क्या बन सकता था लेकिन नहीं बन पा रहा है? सतीश जी। उत्तर नागपुर बहुत कुछ अच्छा बन सकता अगर महानगर पालिका ने उत्तर नागपुर में ध्यान दिया तो। आमदार जी नितिन जी राउत वो तो पूरा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन महानगर पालिका ने जिस तरह से कार्य करने चाहिए। आपको एक चीज़ बता दूं कि नाला सफाई के लिए लाखों करोड़ रुपए आता है लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार है। आज 4 खंबा अशोक चौक वाला जो नाला है वहाँ लाखों करोड़ रुपए नाला सफाई के लिए आता है, लेकिन नाले की आज भी आप जाके देखोगे हालत वैसी की वैसी है। तो मेरा ये कहना है कि जैसी OCW है, OCW ने महानगर पालिका में बीजेपी सत्ता होने के बाद उन्होंने कहा था कि 24/7 हम पानी देंगे, लेकिन आज लोग को 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा पानी दिया जा रहा है। साथ में प्राइवेट कंपनी को लाकर ये किया जा रहा है, लेकिन आज कचरे की जो कंपनी है BVG और AVG उनको लाकर सिर्फ अपना वो कर रहे हैं, क्या बोलते हैं कि कमा रहे हैं, लेकिन लोगों के ऊपर उन ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज लोगों से ऐसे कचरा जो आता है, एक दिन के 8 गाड़ी आती है कचरे की, लेकिन टैक्स में उनका पूरा टैक्स वसूला जाता है, पानी से लेकर कचरे से लेकर हर चीज़ का टैक्स लिया जाता है। लेकिन जब बात आती है कि स्वच्छता, सुंदर पानी, लोगों को चाहिए सिर्फ 4 चीज़: सड़क, पानी, लाइट और स्वच्छता। ये चीज़ ही लोग की मूलभूत सुविधा है। तो हमारा ये प्रयत्न रहता है कि हमारे मार्फत जहाँ तक के जो काम हो सके महानगर पालिका हम कराने की कोशिश करते हैं। अगर वो काम वहाँ से नहीं होते तो हम हमारे माननीय मंत्री डॉक्टर नितिन साहब मार्फत वो काम कराते हैं। ठीक है, यानी डॉक्टर नितिन राउत जी का विशेष योगदान उत्तर नागपुर के लिए है, उत्तर नागपुर के विकास के लिए है और उत्तर नागपुर की 6 विधानसभा सीटों में से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वो एरिया है, ये वो गढ़ है जहाँ से कांग्रेस की अपनी एक पहचान है। कांग्रेस को महाराष्ट्र में मैं कहूँ ज़िंदा रखने का एक क्षेत्र है जहाँ पर डॉक्टर नितिन राउत सदैव प्रयासरत रहते हैं। नागपुर महानगर पालिका की सत्ता पिछले 15 वर्षों से नागपुर में है, बावजूद उसके उत्तर नागपुर के साथ दुर्व्यवहार, परायापन, सौतेलापन किया जा रहा है। जो मेयर बनते हैं वो मेयर उत्तर नागपुर को लेकर के कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट नहीं होते कि उत्तर नागपुर के लिए हमें कुछ विशेष करना है। जितने मेयर बने हैं, मैं यदि गलत नहीं हूँ तो पिछले 20 वर्षों में उत्तर नागपुर से कोई महापौर भी नहीं बना है। पिछले 20 वर्षों में उत्तर नागपुर से ना महापौर है, ना ही किसी प्रकार से विशेष सुविधाएं उत्तर नागपुर को दी जा रही है। एक विजनरी नेता के रूप में विक्की कुकरेजा जी बने थे, उसके बाद कोई नहीं बना। यानी हमें ये समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उत्तर नागपुर के भीतर में चीज़ें जिस प्रकार से दिखाई दे रही हैं वैसी नहीं है। हमारे साथ में उत्तर नागपुर के युवक साथी थे, उत्तर नागपुर युवक कांग्रेस के कार्याध्यक्ष सतीश जी, हमारे साथ में है रविंद्र राणा जी, आशिफ शेख जी, विपुल जी, गौतम अंबादे और पंकज सावरकर जी। आप पांचों का बहुत शुक्रिया कि आप इस चर्चा में जुड़े और चर्चा में जुड़ करके आपने अपना विचार रखा। नागपुर का सफ़र शुरू है, अभी लगातार और कार्यक्रमों का सिलसिला है और हम नागपुर महानगर पालिका के महापौर आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी से बात करने वाले हैं। आज या कल का जब का भी वो समय देते हैं, हमारी कोशिश ये होगी कि उत्तर नागपुर की विशेष रूप से इन समस्याओं को उन तक पहुंचाया जाए। दयाशंकर तिवारी एक ऐसे नेतृत्व हैं
जिन पर नागपुर को, उत्तर नागपुर की जनता भी विश्वास करती है। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उनका कहना ये था कि दयाशंकर तिवारी जी को 1 साल का तो समय दिया गया। वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं संदीप जोशी और दयाशंकर तिवारी जी के बीच में 2.5 साल को बांट करके नागपुर के साथ में गलत व्यवहार किया है, नागपुर के साथ धोखा किया है। कहेंगे कि उन्होंने दयाशंकर तिवारी जी को देना चाहिए था तो फुल फ्लेज देते, 2.5 वर्ष का समय होता तो शायद वे बेहतर कर पाते, यदि संदीप जी के पास होता तो वे बेहतर कर पाते। शॉर्ट पीरियड देना और उनसे उम्मीद करना कि पूरा का पूरा शहर सुधार दें, इतना मुमकिन नहीं है। लेकिन बड़ा प्रश्न है कि क्या उत्तर नागपुर को महापौर मिलेगा या नहीं। आने वाले समय में उत्तर नागपुर से महानगर पालिका के जो विशेष पद होते हैं उन पदों में उत्तर नागपुर का कितना योगदान रहेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और जिस तरह से 10, 7 और 7 का रेशो उत्तर नागपुर में चल रहा है, क्या ये रेशो बदलेगा या नहीं? क्या कहते हैं आप लोग? आखिरी सवाल, कौन जीतेगा? चलिए ठीक है, ये कांग्रेस वाले हैं तो कांग्रेस को ही जिताएंगे, सिंपल सा है। ये तो बीजेपी को जिताएंगे नहीं, वरना इनकी पार्टी से इनका अपना पत्ता कट जाएगा, अपनी खुद की कुर्सी नहीं मिलेगी। भैया गौतम जी बोलेंगे भाई मैंने तो बोला था, लेकिन सतीश जी बोलेंगे नहीं नहीं। तो कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना पड़ेगा। लेकिन बने रहें आप हमारे साथ, देखते रहे द न्यू भारत। और द न्यू भारत की तरफ से जो सिलसिला है हमारे साथ इसके बाद महापौर जी भी जुड़ेंगे। नागपुर शहर के तीनों शहर अध्यक्ष प्रमुख पार्टियों के, राष्ट्रवादी से श्री दुनेश्वर पेठे जी, शिवसेना से नितिन तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी से प्रवीण दटके जी, कांग्रेस से जो आ रहे थे किसी कारणवश वे नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके साथ में यूथ लीडरशिप को जोड़ने का भी प्रयास है। कोशिश ये है कि उत्तर नागपुर का मूड क्या है, नागपुर का मूड क्या है, इसे समझा जाए। लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, रुक रहे हैं, बने रहें और देखते रहें द न्यू भारत। विशेष रूप से कोरोना का असर बढ़ रहा है तो कोरोना में अपना और अपनों का ख्याल रखें, जहां रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। इनकी तरह जिम्मेदार बने रहें और मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि मास्क है ज़रूरी यदि जीना है ज़रूरी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।